Good evening, everyone. Thank you, Energy, for my introduction, and also I thank for giving me this opportunity to speak on the topic of GST on travel industry. As told by me, I will conduct this seminar in Hindi language, and because जैसा मुझे बताया गया है कि यहाँ सब बेसिकली टूर ऑपरेटर्स है, तो मैं ट्रेवल इंडस्ट्री में फोकस टूर ऑपरेटर्स पे ज्यादा करूंगा और ना कि होटलियर या रेस्टोरेंट्स को जो जीएसटी के इश्यूज है या उनके जो लूप पॉइंट है उसको नहीं देखते हुए जो एक ट्रैवल एजेंट का क्या जीएसटी इम्प्लीकेशन है और एक ट्रैवल एजेंट को अपने सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के बारे में या जो होटल इंडस्ट्री से या एयरलाइन रेस्टोरेंट से वो डील करते हैं तो उसमें क्या जीएसटी के टैक्सेशन रेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें कैसे जीएसटी लगते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि आज हमारे पार्टिसिपेंट्स एक बिजनेस कम्युनिटी से डिपेंड आते हैं और वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज रूल्स और सेक्शन में नहीं जाएंगे। एक एज अ बिजनेसमैन को जीएसटी किस हिसाब से देखना है या एज ए ट्रेवल एजेंट आपको जीएसटी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, मैं उतना ही पार्ट कवर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जीएसटी का बेसिक जो किसी को पता होना चाहिए, ऑफकोर्स अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं या इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेसिक जीएसटी टैक्सेशन के बारे में पता होना जरूरी है। उसके पहले जैसा कि हमको पता है कि जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ है। उसके पहले सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स था जो आप लोगों को टैक्सेस लगता था जो आप नहीं लगता। सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो ये सब टैक्सेस जो थे वो सब सब्ज्यूम होके एक जीएसटी टैक्स आ गया है 1 जुलाई 2017। ये जीएसटी आने का बेसिक कारण है वन नेशन वन टैक्स। पहले हर स्टेट का वैट लॉ अलग था, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स इंप्लीमेंट करती थी, उसका लग्जरी टैक्स, उसका एंटरटेनमेंट टैक्स हर स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी और उसको गवर्न करती थी। अब सरकार ने एक स्लोगन निकाला था 1 जुलाई 2017 से कि हम पूरे भारत नेशन पे, पूरे नेशन पे एक टैक्स लगाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीएसटी ही रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इस टैक्स का ये है कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस जीएसटी लॉ को लेके या पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। जो वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि आपको टैक्स आपके वैल्यू एडिशन पे भरना है, जितना आपने वैल्यू ऐड किया है उस पे आपको टैक्स पे करना है। तो ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इसका मतलब बहुत बारीकी से समझेगा। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट में या इंटरनेशनली जिस नेशन में वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं, वो सर्विस जो आप दे रहे हो, जहां पर वो सर्विस यूज हो रहा है वहां पर उसका टैक्स आना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने गुजरात में बैठे बैठे किसी को अगर आपने यूपी में सर्विस दिया है तो यूपी में वो सर्विस कंज्यूम हो रहा है तो उसका टैक्स का पैसा यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। उसका टैक्स जहां पर वो सर्विस कंज्यूम हो रहा है वहां उसको मिलना चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां वो सर्विसेज, जहां वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है उस राज्य को या उस सरकार को उसका टैक्स मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई सर्विसेज आप इंडिया के बाहर देते हो तो वो उस चीज पे टैक्स इंडिया में नहीं होना चाहिए और वो टैक्स जो है जिस कंट्री में आप दे रहे हो वो कंट्री में वो टैक्स कंज्यूम यूज होना चाहिए। इसका उल्टा कि आप कोई सर्विसेज बाहर से इंडिया में लेते हो, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लेते हो, तो इंडिया में वो टैक्स लगना चाहिए, ना कि वो कंट्री में जहां से वो सर्विस हमको दिया जा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स।
इसलिए अगर आप थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे कि जब हमारे ऑनरेबल फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर जो जब हमारे गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जीएसटी को अपोज किया था। क्यों अपोज किया था? ये सेम कारण है कि गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, गुजरात से उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और वो पूरे कंट्री में अपने टेक्सटाइल के, अपने डायमंड के प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। इसका मतलब अगर गुजरात से कुछ सामान अगर यूपी या महाराष्ट्र जाता है, तो टैक्स भी गुजरात से वो पैसा चला जाएगा यूपी या महाराष्ट्र में। मतलब अगर आप गुड्स गुजरात से महाराष्ट्र भेज रहे हो, तो साथ साथ में वो टैक्स भी गुजरात से महाराष्ट्र चला जाएगा, और वो टैक्स का पैसा मिलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। इसलिए जो है, जो जो एडवांस स्टेट थे, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, वो जीएसटी को अपोज कर रहे थे कि आज तक जो टैक्स उनको मिल रहा था वो दूसरे स्टेट पे जाए। इससे दूसरा फायदा भी है कि जो स्टेट ज्यादा कंज्यूम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो अपना स्टेट का डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी का है कि इट इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब पे अप्लीकेबल है। पहले सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, पर अभी जीएसटी इज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कोई भी टैक्सेशन को आप देखो तो उसमें टैक्सेबल इवेंट होता है कि आप क्या करोगे कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे आप एक्साइज था मैन्युफैक्चरिंग पे, अगर आप कुछ चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी लगती है। वैट था सेल पे, कि अगर आप कुछ कुछ सेल करते हो तो उस पर जीएसटी उस पर वैट लगता है। जीएसटी में उसका इवेंट है सप्लाई। अगर कुछ चीज आप सप्लाई करोगे, सप्लाई, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सप्लाई मतलब कुछ भी, या तो सेल, बार्टर, लीज, रेंटल, एनीथिंग विच इज डन बाय अ पर्सन, that is sale, barter, lease, rental, licensing for a consideration, पैसे के लिए, फ्री में नहीं। अगर आपने कंसिडरेशन के लिए, पैसे के लिए आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज दिया है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उस सप्लाई में जीएसटी प्रोविजन लागू होते हैं। जीएसटी ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स है, पर इसमें एक क्या चीज है कि वन नेशन थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स, दैट इज आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी, और तीसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप जो एक जीएसटी के 3 प्रकार के टैक्सेस है, और जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, तो उसमें आपको आईजीएसटी पे करना रहता है। और आप जब इंट्रा स्टेट करते हो, मतलब विद इन योर स्टेट, विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका जो कस्टमर है उसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो गुजरात में है, तो उसको हम बेसिकली एज अ थंब रूल इंट्रा स्टेट बोलेंगे। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है, पर बेसिक जो थंब रूल है उसको हम इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और गुजरात के बाहर के किसी व्यक्ति को अगर आप सर्विस देते हो, अगर आपने बॉम्बे या महाराष्ट्र की कोई व्यक्ति का आपने कोई टूर पैकेज किया है, तो वो आपका एक इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी, एंड थंब रूल इंट्रा स्टेट सप्लाई, स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई कर रहे हो तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा। तो ये कुछ जीएसटी के बेसिक्स है जो एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप सप्लाई कर रहे हो कोई गुड्स या कोई सर्विसेज का, अगर आप पैकेज सेल कर रहे हो, आप टूर पैकेज सेल कर रहे हो, मतलब आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो हर एक सप्लायर जो अपना गुड्स या अपना सर्विसेज सप्लाई करता है और उसका टर्नओवर एक साल में 20 लाख से ऊपर है, इफ इज अग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, देन जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी। तो आपको जीएसटी नंबर लेके आपको जो उसके प्रोविजन है, जो टैक्स आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो बेसिक लिमिट है 20 लाख रुपीज। अभी सरकार ने 2019 में रेट इंक्रीज कर, बेसिक लिमिट इंक्रीज करके 20 लाख से 40 लाख कर दिया था। तो क्या ट्रैवल इंडस्ट्री में वो 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल है? क्या वो एजेंट
40 लाख का लिमिट का बेनिफिट ले सकता है। तो माइंड वेल कि ये 40 लाख रुपए का लिमिट एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख का लिमिट एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए आया है, सर्विस के लिए नहीं आया। इसका मतलब जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने सर्विस प्रोवाइड की है, तो मेरे लिए मेरी टर्नओवर लिमिट 20 लाख है। आप एक ट्रैवल एजेंट हो, तो आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है, आपके लिए लिमिट 20 लाख है, ना कि 40 लाख। बिकॉज 40 लाख लिमिट सिर्फ उनके लिए है जो कि एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर वो साथ में सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने एसी का आपका काम है और आप एसी भी सप्लाई कर रहे हो और साथ में एसी मेंटेनेंस की सर्विस भी दे रहे हो, तो ये 40 लाख का लिमिट अप्लीकेबल नहीं है, तो 20। तो बेसिक लिमिट इज 20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें ऐसा भी एक प्रोविजन है कि अगर आप इंटरस्टेट करते हो, इंटरस्टेट जैसे कि मैंने बताया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, तो उसमें 20 लाख या 40 लाख का छूट नहीं मिलता है। पर इन केस ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट हैज गिवन इन सेपरेट नोटिफिकेशन कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको 20 लाख का लिमिट, 20 लाख की छूट मिलेगी। तो ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर मेरा पॉइंट। बेसिक अभी हम आपके सर्विसेज देखते हैं। सबसे बेसिक सर्विस एक ट्रैवल एजेंट का रहता है टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर सर्विस मीन्स कि आपने जो है एक पर्सन के लिए कोई टूर का प्लानिंग किया है, शेड्यूलिंग किया है, या उसको ऑर्गेनाइज किया है, या उसके लिए टूर अरेंज किया है। आपने प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजिंग टूर फॉर एनी पर्सन, देन यू आर एन टूर ऑपरेटर। अगर आप इस बिजनेस में हो तो आप एक टूर ऑपरेटर हो। तो बेसिकली टूर जो है वो 2 तरह के टूर्स होते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि लीगली भी इसका उल्लेख किया गया तो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इनबाउंड टूर्स और एक होता है आउटबाउंड टूर्स। अगर आपने इंडिया में किसी फॉरेन कस्टमर का टूर ऑर्गेनाइज किया है, तो वो इनबाउंड टूर्स हो गया। और इंडिया के बाहर अगर आपने किसी का टूर ऑर्गेनाइज किया, तो वो आउटबाउंड टूर्स हो गया। तो इनबाउंड टूर्स एंड आउटबाउंड टूर्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने मेरे लिए टूर ऑर्गेनाइज किया और आपने मुझसे टोटल 1 लाख रुपीज चार्ज किया कि ये आपका टूर है, कि आप जो है सिंगापुर घूम के आइए, ये आपका टूर है 1 लाख रुपए का। उसमें आपने मुझे बाइफरकेशन दिया कि 50,000 आपका एयर फेयर का चार्जेस है, आपके होटल चार्जेस 30,000 रुपीज है, आपके बाकी साइट सीइंग और फूड के खर्चे 10,000 रुपए है, और ये सब पूरा टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए सर्विस आपका जो एजेंट का सर्विस चार्ज 10,000 रुपए, और आपसे टोटल 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए हम जीएसटी किस हिसाब से भरे? तो गवर्नमेंट ने हमको 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि आप इस 1 लाख रुपए पे फ्लैट 5% टैक्स मुझे दे दीजिए। ये 1 लाख रुपए पे 5%, 5,000 रुपया मुझे आप टैक्स दे दीजिए। आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको कोई भी। खाली आप किसी टूर ऑपरेटर का क्रेडिट ले सकते हो। मतलब इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। सो आपका वैल्यू एडिशन इस केस में, समझो आपने कोई टूर खरीदा 90,000 रुपए में, आपने मेक माई ट्रिप से या आपने कोई B2B पोर्टल से आपने 90,000 से कोई ट्रिप परचेज किया, और वो ट्रिप आप मुझे 1 लाख रुपए में दे रहे हो। तो सीधी सी बात है, जिससे आपने वो टूर लिया 90,000 रुपए पे, उसने आपसे 5% टैक्स चार्ज किया, 4,500 रुपए, और आपने वो टूर मुझे 1 लाख रुपए में दिया और आपने मुझसे 5,000 टैक्स चार्ज किया। इसका मतलब आपको 4,500 रुपया का क्रेडिट मिल जाएगा। 4,500 रुपया आप आपके क्रेडिट से भरोगे और 500 रुपए आप गवर्नमेंट को कैश से या बैंक से पे करोगे। तो पहला ऑप्शन है फ्लैट 1 लाख रुपए पे 5% पे करो, आपको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, एक्सेप्ट जो टूर आपने अगर परचेज किया है तो वो टूर का आप क्रेडिट ले सकते हो, किसी टूर ऑपरेटर से क्रेडिट ले सकते हो। और 5,000 रुपए चार्ज करने के लिए आपको बिल में लिखना पड़ेगा कि ये जो 1 लाख रुपए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, दिस अमाउंट इंक्लूड द अमाउंट फॉर अकोमोडेशन, होटल
एंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर फेयर और जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्लूड करता है। तो अगर आप ये दो कंडीशन मीट करते हो तो आप 5% रेट में जा सकते हो। होप सो मैं ये एक ऑप्शन में क्लियर हूँ। इसमें दो कंडीशन है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर। अगर आपने कोई पैकेज परचेज करके सेल कर रहे हो तो पैकेज परचेज आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल एयर टिकट बुक कर रहे हो या इंडिविजुअल होटल बुक कर रहे हो, इंडिविजुअल अदर चार्जेस अदर आपने साइट किए है, एयर फेयर होटल और अदर क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने वो एयर फेयर सर्विस ली है, आपने वो होटल सर्विस ली है, तो वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको खाली टूर ऑपरेटर का ही क्रेडिट मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने इस पे क्लियर किया। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब तो उन्होंने बोला था कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 5,000 रुपया आप कैश से पे कर दो हमको। पर बाद में 25 जनवरी 2018 से गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आपको हम टूर ऑपरेटर क्रेडिट देंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें कि अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है या आपको स्पेसिफिकली आपके बिल में लिखना। इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने मार्कअप, आपने सर्विस चार्ज जो आप 10,000 रुपया ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए पे आप 18% टैक्स भर दो, 1,800 रुपये। दूसरा ऑप्शन सरकार ने दिया है कि आप सिर्फ अपने सर्विस चार्ज पे अपने मार्कअप में 10,000 रुपया पे करो, 10,000 पे जीएसटी पे करो। तो 10,000 रुपया इस मेरे एग्जांपल में आपका सर्विस चार्ज है, तो सर्विस चार्ज पे 18%। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है विनोद जी, आप सबको म्यूट कर सकते हैं? 2 दाल फ्राई है, 2। हाँ, सब पार्टिसिपेंट को कृपया आप ध्यान दें। सब पार्टिसिपेंट को गुजारिश है कि अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें ताकि सुनने वाले को या बोलने वाले को खलल ना पहुंचे। प्लीज गैलेक्सी S9 पे अभी अभी जो ज्वाइन हुए हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज आपका माइक्रोफोन म्यूट मोड पे रखें ताकि दूसरे कोई को भी डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। थैंक यू। तो दूसरा ऑप्शन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने मार्कअप या अपने सर्विस चार्ज का 80% टैक्स पे कर सकते हैं। इसमें आपको क्या फायदे है? पहला तो आपको सिर्फ आपके प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स पे करना है। दूसरा कि आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। कौन से क्रेडिट्स मिलेंगे? जो आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस है। आपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, आईपैड खरीदा, आपके टेलीफोन के एक्सपेंसेस, आपके इंटरनेट के एक्सपेंसेस, आपके एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, आपके ऑफिस मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, उस सब में जीएसटी लगता है। वो आपके बैंक चार्जेस के जीएसटी, तो वो सारे जीएसटी के आपको क्रेडिट्स मिलेंगे जो आप यूज कर रहे हो आपके सर्विस देने के लिए। तो ये अगर आप प्रॉफिट मार्जिन पे आपके मार्कअप पे टैक्स पे करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा सब कुछ का। पर इसमें और भी कई कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना है। पहला उसको हम बोलते हैं, आप हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में प्योर एजेंट। आप एक प्योर एजेंट के तरह काम कर रहे हो। आप एक एयरलाइन, आप एक होटल या आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के एजेंट हो और आपने एज ए एजेंट के तरह काम किया है, इसलिए सिर्फ आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपका जो मार्कअप है, उसका आप टैक्स दीजिए। तो एक एजेंट के आपके क्या कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना है? पहला कंडीशन कि आपने मुझसे, मैं आपका कस्टमर हूं, तो आपने मुझसे अग्रीमेंट किया है कि सर मैं आपके बिहाफ में या आपके लिए ये सारे अरेंजमेंट कर रहा हूँ, होटल के, साइट सीइंग के, एयर फेयर के, ये सारे अरेंजमेंट मैं आपके बिहाफ में कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर आप मेरे एजेंट हो तो आप मेरे बिहाफ में मेरे लिए सारे बुकिंग करोगे। नेक्स्ट, neither hold or intends to hold और होल्ड एनी टाइटल टू गुड्स और सर्विसेज ऑफ प्रोक्योर। मतलब आपने जो मेरे लिए होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग किया है वो आप कभी अपने लिए नहीं यूज करना चाहते, ना करोगे। सीधी सी बात है, अगर आप एक एजेंट के थ्रू मेरे लिए बुक कर रहे हो तो आप उसको क्यों यूज करोगे? थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड कंडीशन क्या है कि रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट incurred to procure goods and services in addition to the amount received for supply he provides on his own account। मतलब आप खुद से जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मुझे, ये पूरा टूर प्लानिंग का
उसके अलावा जो आप मुझसे पैसा ले रहे हो होटल का, एयर फेयर का, तो एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट मुझसे लिया जा रहा है जितना आप एयर फेयर वाले को, जितना आप होटल में पे करो। इसका मतलब आपको आपके बिल में बताना पड़ेगा कि सर इतना मेरा एयर फेयर का एक्सपेंस है जो मैं आपसे रीइंबर्समेंट ले रहा हूँ, इतने मेरे एयर टिकट के हैं, इतने मेरे साइट सीइंग के हैं, इतने मेरे बाकी एक्सपेंसेस है जो मैं एज एन प्योर एजेंट आपके बिहाफ में इनकर कर रहा हूँ, और ये अलग से इतना मेरा सर्विस चार्ज है जो मैं ऑर्गेनाइज करने के लिए कर रहा हूँ। इसी कंडीशन पे आप सिर्फ सर्विस चार्ज पे टैक्स पेमेंट कर सकते हो। तो आपने मेरे बिहाफ में एयर टिकट, ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, रेस्टोरेंट, सब एक जो टूर पैकेज में होता है वो आपने मेरे बिहाफ में बुक किया, मुझसे एग्जैक्ट इतना ही रुपया लिया जितना कि उन्होंने पे किया, और अलग से आपने अपना सर्विस चार्ज, अपना मार्कअप मुझसे लिया, और वो आप अलग से अपने इनवॉइस में मेंशन कर रहे हो कि इतना मेरा सर्विस चार्ज है, तो ही आप उस सर्विस चार्ज पे जीएसटी मुझसे चार्ज 18% कर सकते हो। तो ये एक प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट है, ये प्योर एजेंट के कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करने हैं। ये है टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर हमने डिस्कस किया कि उसमें आप 5% टैक्स पे कर सकते हो या 18% पे कर सकते हो। 5% पूरे पैकेज टूर पे, 18% आपने सिर्फ मार्कअप पे, और उन दोनों टैक्स के क्या कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप लोग की सर्विस जो है वो है एयर ट्रेवल एजेंट की। तो ट्रेडिशनली एज एन एयर ट्रेवल एजेंट आप लोग B2B कस्टमर्स के, मतलब आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको हम B2B सप्लाई बोलते हैं। और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो पर आपका क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम लोग B2C सप्लाई बोलते हैं। तो एज एन एयर ट्रेवल एजेंट आप B2B सप्लाई, B2C सप्लाई करोगे। मोस्टली एयर ट्रेवल एजेंट के दो कस्टमर है, एक है एयरलाइन कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके आप एजेंट हो, जिससे आपको कमीशन मिलता है अगर आप उस एयरलाइन का टिकट बुक करते हो, या इंसेंटिव आपको मिलता है ईयर एंड में अगर आपने टारगेट अचीव किया है, या हो सकता है कि आपको एयरलाइन फ्री टिकट भी दे एज अ बोनस, एज एन इंसेंटिव आपके टारगेट अचीवमेंट में या कोई स्कीम में। एक ये आपके कस्टमर है। दूसरे है पैसेंजर जिसके लिए आप जो है एयर टिकट्स बुक करते। So from airline company and travel agent receives a commission and incentive, etc. Passenger they charge a booking charge, nominal आप booking charge charge करते हो। तो गवर्नमेंट ने इसमें आपको दो ऑप्शन दिए टैक्स पेमेंट करने के लिए। अगर आप एयरलाइन के डायरेक्ट IATA एजेंट हो तो उस केस में जो आपको एयरलाइन कंपनी, जो आपको इंडिगो, स्पाइसजेट या जो एयरलाइन कंपनी आपको कमीशन देती है, उस कमीशन पे आप 18% टैक्स पे करो, या अगर आपको उस कमीशन पे एग्जैक्ट 18% टैक्स पे करना है और कैलकुलेट करना इतनी पॉसिबल नहीं है, देन उस केस में आपकी सर्विस या आपका कमीशन का वैल्यू 5% ऑफ बेसिक फेयर माना जाएगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, और 10% ऑफ बेसिक फेयर माना जाएगा इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग। बेसिक फेयर, हाँ, इसमें टैक्सेस ऐड नहीं करने हैं। बेसिक फेयर अगर 4,000 रुपया है तो 4,000 का 5% 200 रुपया कमीशन माना जाएगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक फेयर। और हम जो इंटरनेशनल टिकट में बेसिक फेयर अगर समझो 20,000 रुपए है तो 20,000 का 10% 2,000 रुपया आपका कमीशन डिम्ड माना जाएगा, आपकी सर्विस की वैल्यू डिम्ड मानी जाएगी, और उस 2,000 या उस 400 रुपए में आपको 18% टैक्स डिस्चार्ज करना है। तो इसमें ऑप्शन है कि आप 18% आपके कमीशन अमाउंट पे कीजिए, या दूसरा ऑप्शन है कि 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग, या 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया पहला नेम, जो आपको पहले सर्विस चार्ज, जो आपको कमीशन एयरलाइन से मिल रहा है। दूसरा जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जो आपको बुकिंग चार्ज, जो आपको हैंडलिंग चार्ज आपके पैसेंजर या आपके कस्टमर से मिल रहा है, उस पे आपको आपके हैंडलिंग चार्ज, आपके बुकिंग चार्ज पे 18% टैक्स पे करना है। आपको आपके इनवॉइस पे लिखना है कि टिकट चार्जेस, मैंने एग्जांपल जैसे लिया, समझो टिकट चार्ज है डोमेस्टिक का 6,000 रुपया और आपकी सर्विस चार्ज समझो 500 रुपीज है, तो आपको 500 रुपीज पे 18% 90 रुपया जीएसटी चार्ज करना है। तो ये एक एयर ट्रेवल एजेंट के लिए है कि आपको दो तरीके से टैक्स पे करना है। दो तरीके से मतलब दो अमाउंट पे टैक्स पे करना है। एक अमाउंट जो एयरलाइन पे मिल रहा है
और दूसरा अमाउंट जो आपको कस्टमर से मिल रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो कस्टमर से जो हैंडलिंग चार्ज मिल रहा है उस पर तो ट्रैवल एजेंट्स पे कर रहे हैं, पर जो एयरलाइन से कमीशन आता है या जो आपका कमीशन आप डिडक्ट करके एयरलाइन को पे करते हो उसमें सर्विस टैक्स या जीएसटी पे करना रह जाता है। ये मैंने कई बार देखा है। तो आप अपना 26AS जो आपका टीडीएस डिडक्टेड का स्टेटमेंट आता है इनकम टैक्स में, तो अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कितना कमीशन आपके एयरलाइन ने आपको दिया है। तो उस कमीशन अमाउंट पे आप 18% जीएसटी पे कर सकते हो, या अगर आपने टिकट वाइज डिटेल रखा है तो आपके टिकट अमाउंट के बेसिक फेयर पे 5% 10% डिपेंडिंग अपॉन डोमेस्टिक बुकिंग या इंटरनेशनल बुकिंग या आप टैक्स पेमेंट उस पर कर सकते हो। तो ये पहला हमने कवर किया टूर ऑपरेटर सर्विस, दूसरा हमने कवर किया ट्रैवल एजेंट सर्विस। तीसरा इंपॉर्टेंट सर्विस जो एक ट्रैवल एजेंट देता है वो रेंट अ कैब सर्विस। तो रेंट अ कैब सर्विस में भी काफी तरीके से बिलिंग हो सकता है या काफी तरीके से ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल कि आपने किसी कैब ऑपरेटर के एजेंट हो और आपने डायरेक्ट वो कैब ऑपरेटर को बोल दिया है कि जैसे मैंने अगर कैब बुक किया है तो आपने कैब ऑपरेटर को बोल दिया कि अनीश भाई ने कैब बुक किया, वहां चले जाइए और वो सर्विस कंप्लीट करके उनसे अमाउंट ले लीजिए और मेरा जो कमीशन है मुझे दे दीजिए। तो अगर आपने आपके कमीशन चार्ज किया किसी कैब ऑपरेटर से तो ऑफकोर्स उस कमीशन पे आप 18% टैक्स पे करोगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आपने वो कैब लिया और फिर आपने फर्दर मुझे वो कैब दिया। पहला एग्जांपल मैंने दिया कि आपने डायरेक्ट कैब ऑपरेटर को मेरे पास भेज दिया और कैब ऑपरेटर से आपने कमीशन लिया, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन कि आपने कैब ऑपरेटर को मेरे पास डायरेक्टली नहीं भेजा, आपने वो कैब हायरिंग में लिया और मुझे फर्दर हायरिंग में दिया, वो एक पॉसिबिलिटी है। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आपने बिलिंग किया है, आपने कैब लिया और आपने फर्दर कैब दिया। तो इस केस में अगर आप मेरे से इनवॉइस चार्ज कर रहे हो कि भाई आपने मेरे से 13 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज किया एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग फ्यूल चार्जेस, आपको 13 रुपया चार्ज कर रहे हो तो इंक्लूडिंग फ्यूल चार्जेस है, तो इसमें आप मुझसे 5% जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर समझो मैं यहाँ से वापी गया और मेरा इनवॉइस बना 2500 रुपीज का, तो 2500 रुपीज में आप मुझसे 5% जीएसटी चार्ज करोगे। और जिससे आपने कैब हायरिंग में लिया था उसने समझो आपसे 2000 रुपये चार्ज किया, वो आपसे 2000 रुपये में 5% जीएसटी चार्ज करेगा। तो वो जो 2000 रुपये 5% जीएसटी आपसे चार्ज कर रहा है वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा और डिफरेंस ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है, बाकी आप वो क्रेडिट से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि आपने मुझसे जो है हायरिंग चार्जेस प्लस फ्यूल चार्ज रिकवर किया, पर आपको क्रेडिट जो है सिर्फ रेंट अ कैब का नहीं, आपको सारे क्रेडिट्स लेने, तो आपको मुझसे 12% टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आप 5% पे करते तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट रेंट अ कैब क्रेडिट, जो आपने कैब हायरिंग में लिया वही क्रेडिट मिलेगा, उसके अलावा कोई आपको परचेज में क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसमें सेकेंड ऑप्शन है कि आप मुझसे 12% जीएसटी चार्ज करो और सारे क्रेडिट ले लो। सारे क्रेडिट्स मतलब जितने भी आप अपने ऑफिस में एक्सपेंस करते हैं सर्विस आप क्रेडिट ले, तो 12% विद ऑल आईटीसी। मतलब आपने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी खरीद के मुझे रेंट पे दिया है और मुझसे आप 12% चार्ज कर रहे हो तो वो गाड़ी का भी आप क्रेडिट ले सकते हो, तो वो गाड़ी का भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो 12% आपको मुझसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप मुझे 5% चार्ज करोगे तो आपको गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज 5% विद नो आईटीसी एक्सेप्ट फॉर रेंट अ कैब सर्विस। अगर आपने रेंट अ कैब सर्विस लेके मुझे दिया है तो उसी का क्रेडिट मिलेगा, बाकी का क्रेडिट नहीं मिलेगा 5% पे, पर 12% में आप सारे क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। ये तो हमने बात किया 12% और 5% जब आप मुझे चार्ज कर रहे हो इंक्लूडिंग फ्यूल चार्ज, पेट्रोल डीजल के साथ आपने मुझसे चार्ज किया, या अगर आपने मुझे सिर्फ गाड़ी रेंट पे दिया, जैसे हम अगर गोवा जाते हैं तो गाड़ी रेंट पे मिलता है नॉट इंक्लूडिंग फ्यूल, उसमें फ्यूल ऐड नहीं होता, तो उस केस में
GST rate will be 12%. GST rate will be 18%, not 12%. Sorry, it will be 18%. तो 18% अगर आप सिर्फ गाड़ी रेंट पे दे रहे हो, excluding the fuel charges, the rate will be 18%. और वो 18% आप मुझसे चार्ज करोगे तो आपको आपके परचेज में सारे क्रेडिट मिलेंगे. क्रेडिट में कोई गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे डिनाई नहीं किया है. तो ये तीसरी सर्विस थी आपकी रेंट अ कैब सर्विस. सबसे पहला हमने इसमें देखा कि अगर आप कमीशन चार्ज कर रहे हो तो कमीशन पे 18% टैक्स पे करो. अगर आप कमीशन चार्ज नहीं कर रहे हो, आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही काम किया है, रेंट कैब रेंट पे लिया और फर्दर सब रेंट पे दे दिया, तो उस केस में 5% चार्ज कीजिए और फर्दर 5% चार्ज कीजिए तो आपको रेंट का क्रेडिट मिल जाएगा. नहीं तो अगर आपको 12% चार्ज करना है तो 12% भी चार्ज कर सकते हो. आपको सिर्फ रेंट कैब का ही नहीं, बाकी सब क्रेडिट मिलेगा. और तीसरा ऑप्शन, अगर आपने फ्यूल चार्ज इंक्लूड नहीं किया है, मुझे सिर्फ गाड़ी रेंट पे दिया है, तो देन योर रेट विल बी 18% विद ऑल ITC. तो ये तीसरा ऑप्शन. चौथा सर्विस जो ट्रेवल एजेंट मोस्टली देते हैं, दैट इज अकोमोडेशन सर्विस, होटल बुकिंग. जो आप होटल बुकिंग कर रहे हो, तो इस केस में एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो होना चाहिए वो यही कि आपने मेरे बिहाफ में होटल बुकिंग किया, तो एग्जैक्ट जितना होटल वाले ने चार्ज किया उतना आपने मुझे इनवॉइस में बताया. एज माय एजेंट आपने वो होटल बुकिंग किया है, तो दैट केस में तो आप अपने सिर्फ हैंडलिंग चार्ज या सर्विस चार्ज में आप 18% टैक्स पे कर सकते हो. एग्जाम्पल समझिए कि आपने मेरे लिए गोवा में एक होटल बुक किया और गोवा होटलियर ने आपसे 10,000 पर नाइट चार्ज किया. तो आपने मुझे इनवॉइस किया होटल बुकिंग 10,000, सर्विस चार्ज 1,000. तो आपको उस 1,000 रुपीज पे मुझे 18% 180 रुपए GST चार्ज करना है. वो 10,000 विल बी एज एन रीइंबर्समेंट कि 10,000 आपने मुझसे लिया और एग्जैक्ट वो 10,000 रुपया ही आपने वो होटलियर को दे दिया एज माय एजेंट. उस केस में आप एलिजिबल हो कि आप अपने मार्कअप पे टैक्स पेमेंट करो. ये स्टैंडर्ड तरीका है जो सब फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आप अगर आप मुझसे बिल करना चाहते हो, दैट मीन्स कि आपको अपना मार्कअप अलग से नहीं बताना. तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि आपको अपना मार्कअप नहीं बताना है? तो आप ये आप पॉसिबल कर पाओगे? अगर आपने गोवा में कोई होटल बुक किया, वो सेम एग्जांपल लेते 10,000 रुपए पे, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, कि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है. इसका मतलब कि वो होटल जो गोवा में सिचुएटेड है, मैं ऑफकोर्स ही बात है कि होटल जैसे सर्विस तो गोवा में जाके लूंगा, तो वो गोवा होटल ने मुझे गोवा में सर्विस दिया, तो उसके लिए वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा, तो हमने डिस्कस किया CGST, HGST की IGST क्या लगेगा. ऑफकोर्स गोवा होटलियर तो मुझे CGST और SGST चार्ज करेगा जो कि गोवा स्टेट का SGST होगा. तो उस केस में गुजरात में अगर आप सिचुएटेड हो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो होटलियर ने 10,000 रुपए पे आपसे GST चार्ज किया, वो आपको क्रेडिट गुजरात में नहीं मिलेगा. तो इस केस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बिल करना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप गोवा में रजिस्टर्ड नहीं हो. अगर आप एज एन एजेंट गोवा में रजिस्टर्ड हो तो सीधी सी बात है, आप वो CGST और HGST का क्रेडिट गोवा में ले सकते हो और वहां से मुझे बिल कर सकते हो गुजरात में एज एन एजेंट सर्विस और मुझसे आप GST चार्ज कर सकते हो. पर प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए होटल के केस में आप एट द रेट ऑफ 18%, एट द रेट ऑफ 18% जो आपने हैंडलिंग चार्ज पे आप चार्ज कर रहे हो. नेक्स्ट, बाकी सर्विसेज जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं, ये बाकी सर्विसेज है जो मैंने लिस्ट आउट किया है. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मेडिकल पॉलिसीज और ट्रैवल इंश्योरेंस या वीजा चार्जेस, बस बुकिंग, रेलवे टिकट्स, क्रूज बुकिंग,
ये सारे सर्विसेज में एक एजेंट को कमीशन मिलता है, या वो अपने कस्टमर से अपनी सर्विस चार्ज अलग से लेता है। तो इन सब केस में आपके सर्विस चार्ज और आपके कमीशन पे जीएसटी रेट सेम है, 18% वो आपको पे करना है। तो दैट इज द बेसिक सर्विसेज which an agent provide: auto operator service, an air travel agent service, rent a cab service, होटल बुकिंग और ये बाकी सर्विसेज। तो इस सब केसेस में हमने देखा कि आपको कब 5%, कब 12% और कब 18% टैक्स पे करना है। अब आगे देखते हैं हम कि आपको इन सब सर्विसेज पे जो 12%, 18%, 5% टैक्स पेमेंट करना है, तो कब आप मुझसे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करोगे और कब आप मुझसे आईजीएसटी चार्ज करोगे, वो एक समझने की बात। तो उसके लिए आपको 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। इसका मतलब कि आप एक ट्रैवल एजेंट हो, आप जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप कहाँ लोकेटेड हो, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। दैट मीन्स कि अगर आपका ऑफिस सूरत में है तो आपका लोकेशन, एक ट्रैवल एजेंट का लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी सूरत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी कि मैं अगर आपकी सर्विस ले रहा हूँ तो मैं कहाँ सिचुएटेड हूँ। तो मेरा अगर ऑफिस रजिस्टर्ड है सूरत में तो मेरा लोकेशन सूरत में है, मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट सूरत में है। और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, व्हाट इज माय यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो अगर मेरा यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस से महाराष्ट्र बॉम्बे में है तो माय लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी एट बॉम्बे, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, कहाँ वो एजेंट सिचुएटेड है, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, कहाँ वो रिसिपिएंट सिचुएटेड है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ पर वो सर्विस यूज हो रही है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है कि सप्लायर कहाँ पर है, आप लोग कहाँ पर हो, दैट इज सप्लायर, रिसिपिएंट कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ, और तीसरा कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई, कि कहाँ पर वो सर्विसेज यूज हो रही है, कहाँ वो सर्विस कंज्यूम हो रही है। तो इस केस में जो आपको बेसिक देखना है कि आपका प्लेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, आप एजेंट जहाँ सिचुएटेड है और कहां पर वो सर्विस कंज्यूम हो रही है, वो अगर सेम स्टेट में है, इस केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है, बिकॉज वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दूसरे स्टेट में है, इसका मतलब आप सूरत में रजिस्टर्ड हो और आपने मुझे सर्विस दिया है और मैं सिचुएटेड हूँ महाराष्ट्र बॉम्बे में, तो उस केस में वो एक इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा कि एक गुजरात के टूर एजेंट ने सर्विस प्रोवाइड किया है एक मुंबई के रेसिडेंट को, दैट विल बी एन इंटर स्टेट सप्लाई, और उस केस में आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया एज एन सर्विस प्रोवाइडर, एज एन टूर एजेंट, एज एन टूर ऑपरेटर, एज एन ट्रैवल एजेंट, एज एन टूर ऑपरेटर सर्विस। उस केस में आप क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है और क्या इंटर स्टेट सप्लाई होता है, कब सीजीएसटी एचजीएसटी चार्ज करना है और कब आईजीएसटी चार्ज करना है। अब यही चीज हम देखते हैं अलग अलग सर्विसेज पे जो कि एक ट्रैवल एजेंट को लागू होता है। पहली बात हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा उन केसेस में कहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है। इसका मतलब कि टूर एजेंट भी इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसका कस्टमर मैं, यानी कि मैं भी अगर इंडिया में ही हूं, अगर दोनों का लोकेशन इंडिया में है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। पहले हम ये 7 सर्विसेज के लिए देखेंगे। पहला हम देखते हैं अकोमोडेशन सर्विस।
इसका मतलब कोई होटल है, कोई गेस्ट हाउस है, जहां पर वो लोकेटेड है, जहां पर वो होटल और गेस्ट हाउस लोकेटेड है, that place will be place of supply. That means अगर आप गुजरात में हो, मैं बॉम्बे में रजिस्टर्ड हूं, और वो होटलियर समझो उदयपुर में है, राजस्थान में है, तो आपने मेरे लिए होटल बुक किया, मैंने होटल में जाके रहा, तो वो होटलियर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो होटल जहाँ सिचुएटेड है, दैट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो भले मैं बॉम्बे में हूं, मेरा लोकेशन बॉम्बे में एज ए रिसिपिएंट, तो भी वो मुझसे राजस्थान का टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा, बिकॉज इन दिस केस द लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज द होटलियर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ वो होटल सिचुएटेड है, वो दोनों एक ही स्टेट में है, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान। सेम एग्जांपल रेस्टोरेंट के लिए भी है, जहां वो रेस्टोरेंट सिचुएटेड है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर वो रेस्टोरेंट उदयपुर में है और कोई भी अगर उदयपुर जाके वो रेस्टोरेंट यूज करता है, तो उसके लिए दैट प्लेस विल द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड, उस केस में वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करे। तीसरा, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क। जैसे कि आपने कोई समझो इमेजिका के लिए आप सूरत में रह के कोई इमेजिका का टिकट बुक कर रहे हो, तो इमेजिका का जो आपने टिकट बुक किया है, तो उस केस में भले आप गुजरात में हो, पर इमेजिका से आपने जो टिकट बुक किया अम्यूजमेंट पार्क के एंट्रेंस के लिए, उसका एडमिशन के लिए, तो वो आपसे इमेजिका अगर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, तो आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी महाराष्ट्र का ही चार्ज करेगा, ना कि वो आपसे आईजीएसटी गुजरात का चार्ज करेगा, बिकॉज इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ इमेजिका इज इन महाराष्ट्र एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र। चौथी सर्विस है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब समझो एयरलाइंस। तो अगर एयरलाइंस का अगर मैं टिकट बुक कर रहा हूं डायरेक्टली, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं अगर एयरलाइन का टिकट बुक कर रहा हूं, समझो मैं गुजरात में हूं, सूरत में, और मैंने एयरलाइन की टिकट बुक की है फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, मैंने दिल्ली से बेंगलोर के लिए टिकट बुक किया है, तो उस केस में मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस, मतलब जहां से मैं फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूं। अगर मैं फ्लाइट बोर्ड दिल्ली से करने वाला हूं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली, बिकॉज फ्लाइट विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू डेस्टिनेशन बेंगलोर। तो इवन दो आई एम सिचुएटेड इन सूरत, आई एम सिचुएटेड इन गुजरात, फॉर द एयरलाइन कंपनी, वो एयरलाइन कंपनी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस, जहां से मैं बोर्ड कर रहा हूं उस एयरक्राफ्ट में। तो दिल्ली से बेंगलोर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो। अगर मैं पैसेंजर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो ही। इसका मतलब अगर समझे एयरलाइन का हेड ऑफिस बेंगलोर में है, तो एयरलाइन ने जो टिकट जो है वो बेंगलोर से इशू किया है मुझे सूरत में, इस केस में वो मुझसे आईजीएसटी चार्ज करेगा, बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली एंड द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज बेंगलोर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका से वो मेरे से दिल्ली का आईजीएसटी चार्ज करके पेमेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। मतलब कोई अगर सर्विस कन्वेंस या ऑन बोर्ड मिल रहा है, अगर एरोप्लेन में कोई आपको सर्विस दे रहा है, तो उस केस में उसकी सर्विस कहाँ होगी? लोकेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन will be the place of supply will be location of
द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। अगर मतलब अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी समझो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और मैं सूरत में हूँ, तो इस केस में मेरा भले मैंने महाराष्ट्र के इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस लिया है, पर क्योंकि मेरा लोकेशन सूरत गुजरात में है तो वो मुझसे आईजीएसटी चार्ज करेगा, बिकॉज इस केस में लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज महाराष्ट्र पर रिसिपिएंट इज इन गुजरात, मैं गुजरात में रजिस्टर्ड। नेक्स्ट सर्विस, जो एक टूर एजेंट एक ट्रैवल एजेंट सर्विस देता है, टूर ऑपरेटर सर्विस या कमीशन एजेंट सर्विस या वीजा सर्विस, जो स्टैंडर्ड जो थंब रूल है, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को टूर ऑपरेटर सर्विस दे रहे हो, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कमीशन एजेंट सर्विस दिया है, उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब आप सूरत में हो, आपको कमीशन मिला स्पाइस जेट से, वो स्पाइस जेट की ऑफिस रजिस्टर्ड है बेंगलोर कर्नाटका में, तो आपको जो कमीशन सूरत में स्पाइस जेट से मिल रहा है, आप बिलिंग करोगे स्पाइस जेट को जो कि वो बेंगलोर में है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर the office of SpiceJet, the office of airlines is situated, that is the city of Bangalore। तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर आप का जो आपने जो उनको कमीशन एजेंट ट्रैवल एजेंट सर्विस दिया आपके एयरलाइंस को, आप गुजरात में हो, सूरत में हो, सर्विस रिसिपिएंट स्पाइसजेट वाला कर्नाटका में है, तो ये एक इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। इस केस में आप आईजीएसटी चार्ज करके पेमेंट करोगे। ये एग्जांपल दिया आपने, मैंने सर्विस मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस नहीं दिया, मतलब सामने वाली जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां वो रिसीवर सिचुएटेड है। एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं बॉम्बे में सिचुएटेड हूं, आप ट्रैवल एजेंट हो, आप सूरत में हो, आपने मेरे लिए वीजा का काम किया और आपने मुझसे वीजा चार्जेस चार्ज किए, तो ऑफ कोर्स आपने मुझसे वीजा, मेरे लिए वीजा का काम क्या, मेरा पासपोर्ट होगा, मेरे पासपोर्ट में माय एड्रेस विल बी, माय लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी बॉम्बे, जैसे महाराष्ट्र, तो उस केस में यू विल चार्ज मी आईजीएसटी बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर द अनरजिस्टर्ड प्लेस वेयर माय एड्रेस इज देयर ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, अगर आपके पास मेरा एड्रेस नहीं है और आपने मुझे ऐसी सर्विस दी और आपके पास मेरा एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है, तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इज सिचुएटेड, मतलब जहां आप सिचुएटेड हो दैट विल बी ओनली द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कब आपको आईजीएसटी पे करना है और कब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। अगर इस पॉइंट पे किसी क्वेरी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी चार्ज करोगे। ये मैंने जो 7 टाइप ऑफ सर्विसेज बताए मेजरली, ये उन्हीं कंडीशन में मैंने अभी बताए हैं जहां पर आप और आपका कस्टमर दोनों इंडिया में है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे जिसमें आप और आपका कस्टमर आउट ऑफ इंडिया हो, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो आप डिस्कस अभी कर सकते हैं, अभी ये स्लाइड भी ओपन है और इसमें कुछ क्वेरी हो तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। विनेश जी आगे बढ़ो कि इसमें कुछ क्वेरी है तो उसको डिस्कस कर ले। सर आप आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमने उनको पहले से बोला है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो पहले से रेडी रखना और क्वेश्चन आंसर का अपना सेशन होगा, उसी में ही वो चैट बॉक्स में एवरीवन में पूछेंगे। तो आप प्लीज गो अहेड, आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर
और प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, मतलब आप इंडिया में हो, ट्रैवल एजेंट इंडिया में है और आपका कस्टमर इंडिया के बाहर है। आपने किसी फॉरेन कस्टमर के लिए बुकिंग किया है या आपको कमीशन मिला है किसी फॉरेन होटल से, या कोई फॉरेन का आपने क्रूज बुक किया, कोई आपने फॉरेन एयरलाइंस टिकट बुक किया, उसने आपको कमीशन दिया, या उल्टा कि कस्टमर इंडिया में है और ट्रैवल एजेंट इंडिया के बाहर है। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या कंडीशंस है कि कौन सा जगह प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, वो हम डिस्कस इस स्लाइड में करेंगे। अकोमोडेशन सर्विस तो सेम, जहां पर वो इमल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब अगर कोई सिंगापुर का होटल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सिंगापुर। आप इंडिया में बैठे बैठे अगर कोई सिंगापुर होटल बुक करते हो तो इंडिया में कोई उसकी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है, बिकॉज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज सिंगापुर वेयर द होटल इज सिचुएटेड। तो सर्विस प्रोवाइडर भी सिंगापुर में है, होटल भी सिंगापुर का है और रिसिपिएंट भी, जो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर है, देयर इज नो लायबिलिटी। सेकंड, सेल ऑफ इनबाउंड टूर टू फॉरेन टूरिस्ट, सेल ऑफ इनबाउंड टूर्स टू फॉरेन टूरिस्ट, मतलब कोई फॉरेन टूरिस्ट है, कोई यूएस, कोई यूरोप की टूरिस्ट है, यूरोप का टूरिस्ट है, वो इंडिया में टूर करना चाह रहा है और आपने उसके लिए इंडिया में टूर अरेंज किया। समझो आपने उसके लिए इंडिया में टूर अरेंज किया, आगरा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, समझो आपने 3 जगह अरेंज किया, यूपी, राजस्थान और दिल्ली। इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, मतलब आप गुजरात में हो और आपने यूपी, दिल्ली और राजस्थान का टूर बुक किया किसी फॉरेन टूरिस्ट के लिए। इस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। इस केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी सवाल यह आता है कि इसमें परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस लिखा है, तो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस तो 3 जगह हो गया, यूपी में, दिल्ली में और राजस्थान में। तो इस केस में अगर समझो आपने 90,000 रुपीज चार्ज किया तो प्रैक्टिकली आपको उसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कितना आपने उसको यूपी के लिए सर्विस दिया, कितना दिल्ली के लिए दिया और कितना राजस्थान के लिए दिया। एग्जाम्पल, आपने 30,000 के सर्विसेज तीनों स्टेट के लिए उसको दिया है, तो आपको 3 इनवॉइसेस रेस करने पड़ेंगे। एक में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा यूपी, दूसरे में दिल्ली और तीसरे में राजस्थान। तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर सिचुएटेड इन Gujarat and the place of supply is the location of performance, that is the respective 3 states. Third important service, as an intermediary service, जो आप as an agency service देते हो, as an intermediary service, उस केस में जो place of supply will be the location of supplier, मतलब जहां पर आप situated. That means कि अगर आपने किसी फॉरेन होटल के लिए काम किया है और किसी फॉरेन होटल ने आपको कमीशन दिया है, तो दैट फॉर दैट कमीशन अमाउंट द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर योर सर्विस प्रोवाइडेड टू दैट होटलियर एज एन बिजनेस सपोर्ट सर्विस, फॉर दैट सर्विस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर यू आर सिचुएटेड। तो प्रोवाइडर जहाँ सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उस केस में उस कमीशन पे जो आपको फॉरेन होटलियर से मिला है, या आपने मेरे लिए समझो क्रूज बुक किया है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, देन ऑन दैट क्रूज आल्सो अमाउंट ऑफ जीएसटी नीड्स टू बी on that commission received for that booking of cruise from that foreign cruise company will be liable for GST। और उस केस में आप place of supply will be the place where the service provider, where the agent is situated, तो आपको उसे CGST और SGST चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट इज द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, सेम है जहां पर वो पैसेंजर ऑन बोर्ड होता है। फिर ऑन बोर्ड सर्विसेज भी सेम जो पिछले साइड में हम देखा था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। अदर सर्विसेज जो स्टैंडर्ड है, अगर वो स्पेसिफिक पहले 5-6 फॉल नहीं कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, तो जहां वो रिसिपिएंट सिचुएटेड होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई in case of that. If the location of recipient is not available, in that case the location of supplier or service, अगर आपको recipient का location नहीं पता, तो supplier जहाँ वो agent situated है, that will the place of supply. ये तो हमने देखा कि आपको कौन सा सर्विसेज में टैक्स पे करना है, CGST, SGST, IGST पे करना है। हम आगे बढ़ते कि सर ये टैक्स तो पे करना है, रेट भी हमने देख लिया कब 12%, कब 5%, कब 18% पे करना है, वो भी हमने समझ लिया कब CGST, HGST और IGST पे करना है। अब हम समझते हैं हमको ये पैसा कब पे करना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, कि जब मैं इनवॉइस रखूं तब पे करना है, या जब आज मैंने इनवॉइस रेज किया और पेमेंट 3 महीना बाद आया तब मुझे टैक्स पे करना है, या मुझे पेमेंट एडवांस मिल गया फॉर बुकिंग तब मुझे टैक्स पे करना है। तो एज अ स्टैंडर्ड पॉलिसी जब आप इनवॉइस रखो तब आप टैक्स पे करो, पर अगर आपको एडवांस रिसीव हो गया तो ऑन दैट एडवांस आल्सो जीएसटी नीड्स टू बी डिस्चार्ज। तो नॉर्मली आप जब इनवॉइस रखोगे तब पे करोगे, बिकॉज जब इनवॉइस रखोगे तभी सामने वाला को पेमेंट करेगा। पर इनवॉइस रखने से पहले अगर आपने एडवांस ले लिया, आपने टूर बुक करना है, समझो आपने सितंबर 2021 के लिए मेरे लिए टूर बुक किया और आज आपने मई महीने में मुझसे एडवांस ले ली, तो भले मेरा टूर सितंबर का है, आपने आज मुझसे एडवांस लिया मई महीने में, तो मई महीने में मुझे आपको उस एडवांस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। भले आप मुझे इनवॉइस जो है वो जुलाई का सितंबर कभी भी रेस करो, मैक्सिमम आपको इनवॉइस रेस कर देना है विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जब आपका सर्विस कंप्लीट हो जाए, जब आपने बुकिंग करके पूरा टूर ऑर्गेनाइज करके मुझे मेरा आइटनरी और मेरा टिकट और मेरे बुकिंग डिटेल्स सब दे दिया है, जब आपका सर्विस कंप्लीट हो गया है, विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आपको इनवॉइस रख देना है। अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो इनवॉइस रखो और इन 30 डेज के अंदर और आप टैक्स पे करो, और आपने एडवांस ले लिया है तो उस एडवांस पे आपको जीएसटी पे करना है। बुकिंग कैंसिल, अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हो तो ऑफ कोर्स कैंसिलेशन चार्ज में भी 18% जीएसटी पे करना है। पर समझो आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिया, मुझे बिल रेस कर दिया, मार्च 2021 में आप 1 मार्च 2021 में मैं आपके पास आया था, सर मुझे अक्टूबर में घूमने जाना है मालदीव्स, आप मेरे लिए बुक कर दो टिकट। आपने सितंबर के लिए मेरे 1 मार्च को आपने बुक कर दिया। बाद में मैं आया सर आपके पास, सर 1 मार्च को तो मुझे लग रहा था कोविड सिचुएशन सुधर जाएगी, पर इसमें तो सेकेंड वेव पूरा बिगड़ गया है, अब मुझे नहीं जाना, आप मेरे बुकिंग कैंसिल कर दीजिए और जो कैंसिलेशन चार्ज है वो लेके बाकी पैसा आप मुझे रिफंड कर। तो समझो आपने 10,000 या 20,000 डिडक्ट करके 80,000 मुझे वो रिटर्न कर दिया। तो सीधी सी बात है, वो आप 20,000 जो आपने बुकिंग कैंसिलेशन चार्ज लिया है उस पर आप टैक्स पे करोगे। और आपको अगर टैक्स एडजस्टमेंट की बारी आती है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बुकिंग कैंसिलेशन डन इज सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब फॉर 2021 फाइनेंशियल 2021 में अगर कुछ कैंसिलेशन है और आपने ऑलरेडी एडवांस पे या इनवॉइस पे टैक्स पे कर दिया है, तो उस कैंसिलेशन का एडजस्टमेंट आप सितंबर 2021 तक कर सकते हो। तो अगले फाइनेंशियल ईयर एंड होके उसके 6 महीने बाद 30 सितंबर 2021 तक आप उस एडजस्टमेंट का कैंसिलेशन का पैसा एडजस्ट कर सकते हो, जीएसटी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपने पे कर दिया है तो। तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। अभी तक हमने देखा कि जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एज एन टूर ऑपरेटर सर्विस, एज एन ट्रेवल एजेंट, एज एन होटल अकोमोडेशन सर्विस, उस पर आपको टैक्स पे करना है।
Can't hear your voice. Is there any problem? आई थिंक आशीष भाई को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आशीष जी, प्लीज बेयर विथ अस। आशीष जी को कुछ नेटवर्क इश्यू है, इसलिए अपने साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी। Soon he will be back. अपने साथ वो वापस जुड़ जाएंगे एक बार उनका नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी आशीष जी, आप अनम्यूट कीजिए। आशीष जी, आप म्यूट हैं। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं वापस से शेयर स्क्रीन करता हूँ। मुझे वापस से होस्ट बनाइए ना। दिनेश जी, वापस से होस्ट बनाइए। हो गया सर, मैंने कर दिया। या प्लीज चेक। या एडवोकेट सर्विस हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक एडवोकेट की सर्विस ले रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आरसीएम पे टैक्स पे करना है 18%। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई सर्विस अगर आप आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हो और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफकोर्स इंडिया में हो, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, जो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस किया, अगर वो आउटसाइड इंडिया तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कोई सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, देन 18% जीएसटी नीड्स टू बी डिस्चार्ज। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और आप डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो एक्सेप्ट सैलरी, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसको आप सिटिंग फीस पे कर रहे हो, उस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। अगर आपने एक सिक्योरिटी सर्विस, अगर आपने एक सिक्योरिटी रखा है तो सिक्योरिटी सर्विस को प्रोवाइडर को आप पैसा पे कर रहे हो, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रेंट अ कैब सर्विस। अगर आपने किसी से रेंट अ कैब सर्विस लिया है और आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपने रेंट अ कैब सर्विस लिया है और जो रेंट अ कैब सर्विस प्रोवाइडर है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो आपसे 12% चार्ज नहीं कर रहा है, उस केस में ही आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। समझे? अगर एक विनेश जी का पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप सबको म्यूट कर देंगे सर। सर आशीष जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने एंड से, क्योंकि अभी आप होस्ट हैं, तो कहीं भी आपको डिस्टर्बेंस लगते हैं तो सर प्लीज आप उनको म्यूट कर दीजिए। ये गैलेक्सी 9 एक है, वो म्यूट हो गए। हाँ, मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये रेंट अ कैब सर्विस के में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो एजेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत तब नहीं है जब सामने वाला रेंट अ कैब सर्विस प्रोवाइडर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट, तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। या रेंट अ कैब सर्विस प्रोवाइडर आपसे 12% टैक्स चार्ज कर रहा है, तो भी आपको आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर सामने वाला एक नॉर्मल एसएससी है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो आपसे 12% टैक्स चार्ज नहीं कर रहा है, तो ही आपको आरसीएम में टैक्स पे करना है। अगर आप एक लिमिटेड या बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम पे करना है, ऑफ कोर्स ये सारे जो टैक्सेस आप आरसीएम में पे करोगे आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्रेडिट्स की हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें कि आपको क्रेडिट कब मिलेगा। ऑफ कोर्स हमने देखा कि अगर आप कमीशन पे 18% टैक्स पे कर रहे हो, तो मेरे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपको आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, आपके कंप्यूटर्स, आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस चेयर्स,
टेबल, प्रिंटर्स, सब चीज की क्रेडिट आप ले सकते हो। ऑफ कोर्स एसी जो आप ऑफिस में इंस्टॉल करते हो, एक ट्रैवल एजेंट अपने ऑफिस में एसी इंस्टॉल करता है, उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा। 28% है उस पर टैक्स। तो ये आप क्रेडिट कब ले सकते हो? जब आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस हो, उस इनवॉइस का आपने पेमेंट आपके सप्लायर को कर दिया हो, सामने वाले सप्लायर ने आप अपना इनवॉइस, जो आपको इनवॉइस दिया है, वो अपलोड कर दिया हो, और वो इनवॉइसेस आपके 2A और 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2A 2B मतलब आपका इनवर्ड सप्लाई का डिटेल आपको आपके जीएसटी सिस्टम में दिखेगा। उस फॉर्म का नाम है GSTR 2A एंड 2B। तो 2A 2B में आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको ध्यान रखना है कि जिन भी वेंडर्स को आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, वो वेंडर्स ने वो टैक्स पेमेंट कर दिया हो और आपके 2A और 2B में वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इन सब चीजों के क्रेडिट नहीं मिलेंगे अगर आप आगे भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी जो पर्सनल व्हीकल है, आपने पर्सनल गाड़ी ली है, वो गाड़ी आप आगे रेंट पे नहीं देने वाले हो, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फूड और कैटरिंग सर्विस आपने ली है अपने ऑफिस के लिए, आपने ऑफिस स्टाफ के लिए कुछ सर्विस ली है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोप्राइटर ने अपने लिए लिया, अपने ऑफिस स्टाफ के लिए लिया, अपने टीम के लिए, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर एज एन एजेंट आप अपना ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाते हो, फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपना ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो उसमें स्टील सीमेंट में आपने टैक्स पे किया, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम भी अपना ऑफिस बनाते हैं, तो हमको भी वो क्रेडिट नहीं मिलता है। या आपने कुछ सर्विसेज फ्री दी हो, आपने कुछ अपने एयर टिकट्स बुक कराया और आपने आपके लॉयल कस्टमर्स को वो टिकट्स फ्री दिए, तो उस केस में आपको जो एयरलाइन कंपनी ने जीएसटी चार्ज किया है, उसको आपके क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। तो फ्री सैंपल्स, फ्री सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हो, उसके आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जीएसटी उसी सप्लाईज में लगता है जो फॉर ए कंसिडरेशन हो। तो जब आपके आउटवर्ड में ही जीएसटी नहीं है इन केस ऑफ फ्री सर्विस, तो आपके इनवर्ड पे, आपके परचेज में भी क्रेडिट गवर्नमेंट ने मना किया है कि आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्रेडिट को लेके चीजें आपको ध्यान में रखने की, जो क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे। सेकेंड चीज आपको जो क्रेडिट में लेके ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो जहां पर कंडीशन है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, एग्जांपल आप कमीशन एजेंट भी हो और टूर ऑपरेटर सर्विस भी हो, तो टूर ऑपरेटर हमने देखा था कि 5% का आप टैक्स जब लगाते हो तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट टूर ऑपरेटर, एक्सेप्ट आपने किसी टूर ऑपरेटर से परचेस किया, या आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें टैक्स ही नहीं है। एग्जाम्पल, आपने किसी फॉरेन कस्टमर के लिए, आपने आपके यूरोप के कस्टमर के लिए यूके का टूर बुक किया, तो कस्टमर भी बाहर का और टूर भी आउट ऑफ इंडिया का, तो उस केस में इंडिया में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा, इंडिया में कोई सर्विस कंज्यूम नहीं हो रहा, उसमें कोई टैक्स नहीं, उसमें एग्जेम्पशन है। उस केस में आपको प्रोपोर्शनेटली जितना आपका, समझो आपका एक साल में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और 20 लाख का टर्नओवर ऐसा हुआ है जो आपके टूर ऑपरेटर सर्विस आप 5% टैक्स पे कर रहे हो या जो एग्जेम्प्टेड है, तो 20% क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा और 20% क्रेडिट आपको रिवर्स करना रहेगा एज पर द रूल्स। रूल 42, 43 अगर डिटेल में हम उसको समझेंगे, तो उस रूल के अनुसार आपको क्रेडिट ईयरली रिवर्स करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी तक हमने देखा, जो टैक्सेस देखे हम उसको समराइज करते हैं। पहला हमने देखा था एयरलाइन से जो कमीशन मिल रहा है 18% या 5% और 10% ऑफ बेसिक फेयर। फिर हम देखा टूर ऑपरेटर सर्विस से आपको जो मिल रहा है 5% विदाउट आईटीसी एक्सेप्ट ऑन टूर ऑपरेटर, या 18% सर्विसेज बाकी में। रेंट कैब में हमने देखा 5% या 12%, या अगर आप हायरिंग में देते हो तो 18%। तो ये एक समरी है जो मैंने बनाया है, जो आप सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या टैक्स रेट है। आगे हम देखते हैं कि कुछ जो आप सर्विसेज लेते हो उनमें क्या टैक्स रेट है। जैसे कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हम देखते हैं अकोमोडेशन सर्विस, अगर आपने किसी होटल का बुकिंग किया तो होटल आपसे क्या चार्ज करेगा। अगर पर यूनिट पर नाइट होटल चार्जेस बिलो 1000,
तो कोई टैक्स नहीं है, आपसे होटल वाला कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। अगर वो 1,000 से 7,500 के बीच में है तो आपसे 12% चार्ज करेगा, और 7,500 से ऊपर है तो आपसे 18% टैक्स चार्ज करेगा। पहले था यहाँ पर वर्ड डिक्लेयर्ड टैरिफ। अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ 7,500 से ऊपर है तो उसमें टैक्स रेट वैसे था, पर अभी डिक्लेयर्ड टैरिफ का कॉन्सेप्ट हटा दिया है इनडायरेक्ट टैक्स में से। अभी जितने वैल्यू पे आप होटल बुक करते हो, that value is below 7,500, then 18 above 7,500 then 18%, below 7,500 then 12%, और 1,000 से नीचे तो कोई टैक्स होटलियर आपसे चार्ज नहीं करेगा। रेस्टोरेंट सर्विस स्टैंडर्ड इज 5% विदाउट आईटीसी, एक रेस्टोरेंट ओनर जो आपसे चार्ज करेगा। अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे प्रीमाइसेस पे है, ऐसे होटल पे है जिसका रूम रेंट 7,500 से ऊपर है, उस केस में उस रेस्टोरेंट पे जीएसटी 5% बढ़कर 18% हो जाएगा, उसमें 18% जीएसटी उसको चार्ज करना रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज वाले कैसे टैक्स चार्ज करते हैं ये तो आप स्लाइड शेयर कर दूंगा, फॉर्मूला है, उस हिसाब से वो लोग टैक्स चार्ज करते हैं। जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में जो बैंक्स या कोई फॉरेन एक्सचेंज डीलर उसको कन्वर्ट करता है। एग्जेम्पशंस मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि कोई फॉरेनर तो फॉरेन टूर अगर आपसे लेता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। बाकी और कोई ट्रैवल एजेंट को परसा एग्जेम्पशन इसके अलावा नहीं है। हाँ, ट्रैवल एजेंट जो वीजा चार्जेस पे कर फॉरेन को या उनके जो ऑफिसर्स है काउंसलर चार्जेस, वो एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, वो आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। कोई अगर म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गवर्नमेंट का, तो वो एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट कोई मॉन्यूमेंट्स पे एंट्री चार्ज लेती है और वो 5,000 से नीचे है तो वो एंट्रेंस फी एग्जेम्प्टेड। तो बेसिकली ये सब एग्जेम्पशंस है जो गवर्नमेंट ने दिए। सर्विस अकाउंटिंग कोड्स है वो हम शेयर कर देंगे प्रेजेंटेशन कि आप कमेंट कर रहे हो और उसमें कौन सा सर्विस अकाउंटिंग कोड आना चाहिए। तो बेसिक जो आपका टूर ऑपरेटर सर्विस है, देयर सर्विस अकाउंटिंग कोड इज 998555, जो बेसिक आपका टूर ऑपरेटर सर्विस है। और बाकी जो आपके सपोर्टिंग सर्विस है उसके सर्विस अकाउंटिंग कोड इसमें स्पेसिफाई किए हुए, डेट आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विद एंड ही कैन शेयर। तो एज अ बिजनेस ओनर आपको ध्यान में रखना है कि टैक्स बराबर चार्ज हो रहा हो, जहां पर सीजीएसटी एजी चार्ज होना चाहिए वहां हो रहे हो, क्रेडिट्स प्रॉपर फ्लो हो रहे हो। उसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है कि आपके रिटर्न्स जीएसटीआर 1 जो आपके आउटवर्ड सप्लाईज, जो आपके सेल्स इनवॉइसेस के रिटर्न्स है वो टाइम पे फाइल हो, जीएसटीआर 1 रिटर्न टाइम पे फाइल हो। जीएसटीआर 3 भी रिटर्न जिसमें आप पेमेंट करते हो, जो रिटर्न आप फाइल करके वो आप टाइम पे फाइल करें। आपके एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो पूरे साल का रिटर्न जाता है वो सही तरीके से जाए। आपके एनुअल रिटर्न का टर्नओवर जो आप जीएसटीआर 9 में फाइल करोगे वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच हो रहा हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा हो, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके इनवॉइसेस प्रॉपर्ली बने। अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो प्रॉपर वाउचर इशू करें, एडवांस रिसीव वाउचर, जो कि जीएसटी लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। इन केस ऑफ रिसीव ऑफ एडवांस, इशू अ प्रॉपर एडवांस रिसीव वाउचर। तो ये सारे जो कंप्लायंसेस है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपके एक से ज्यादा ऑफिसेस है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सारे ऑफिस एड्रेस आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करो, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स है 1 2 3 4 सारे बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी आप जीएसटी सर्टिफिकेट में रखें। तो फ्रॉम द ओनर पर्सपेक्टिव आपको मोटा मोटा ये सब चीजें ध्यान में रखने हैं और ये सब चीजें आपको ध्यान में रिकंसाइल करना है कि प्रॉपरली ये सारे कंप्लायंसेस फॉलो हो रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द रेट ऑफ टैक्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी और एग्जम्पशंस जो हमने डिस्कस किए। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यही कंप्लीट करता हूं। अभी हम क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेंट्स का ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच अनिश जी, आपने बहुत सारी और बहुत अहम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। जितने भी पार्टिसिपेंट है, आज पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हैं और उन लोगों को हमें उम्मीद है कि काफी सारी बात समझ में आ गई होगी। जो बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है सर अनिश जी, हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसी ये कंफ्यूजन है कि क्या हमें जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्विस सेक्टर है तो उसके टर्नओवर जो काउंट होता है वो सर्विस का होता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 20,000 तक पहुंचते हैं। हमने ये बहुत अच्छी आपने जो बात बताई कि सर्विस सेक्टर में 40 लाख की टर्नओवर मर्यादा नहीं है, 20 लाख की है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें ये जानने में आया, क्योंकि अब तक तो हम यही समझते कि सोचते रहते थे कि हमारी लिमिट 40 लाख है। लेकिन अहम बात तो ये है कि जो 20 लाख की लिमिट है वो बहुत कम ट्रैवल एजेंट वहां तक पहुंचते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि भाई हमें जीएसटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया कि हमें जीएसटी की जरूरत क्यों है। और अभी भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट के मन में ये सवाल आता होगा कि एक बार मैं आशीष जी आपसे ये पूछना चाहूंगा सब ट्रैवल एजेंट की बिहाफ में, कि यदि टर्नओवर 20 लाख के अंदर है, फिर भी कौन सी ऐसी पोजीशन, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमें कंपलसरी जीएसटी लेना है, या फिर वो आउट ऑफ स्टेट सप्लाई है उसी में लेना होता है? प्लीज अनिश जी। आउट ऑफ स्टेट सप्लाई में तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, मैंने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया कि इंटर स्टेट सप्लाई में सर्विस के लिए एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आप सर्विस इंटर स्टेट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपने, तो भी आपको 20 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मेरा कस्टमर आउट ऑफ गुजरात है, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, तो मुझे छूट मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर किया है। वाह ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी एक कंफ्यूजन था हमारे उसमें कि भाई हम आउट ऑफ स्टेट सप्लाई करते हैं तो कंपलसरी हमें जीएसटी लेना होगा। लेकिन आपकी बात से ये क्लियर हो जाता है कि हमें 20 लाख के अंदर यदि हमारा टर्नओवर है तो आउट ऑफ स्टेट भी सप्लाई करते हैं तो भी हमें जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इधर, लेकिन उसमें से मैं समय की कुछ कमी की वजह से मैं कुछ कम क्वेश्चन ले पाऊंगा। एक क्वेश्चन है धर्मेश की तरफ से कि सर कैन यू एक्सप्लेन व्हेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर होटल? एक रूम टैरिफ क्रॉसेस अबाउ ₹1,000 और थ्रेशोल्ड लिमिट अबाउट ₹20 lakhs। देखिए, रूम टैरिफ जो है, रूम टैरिफ या डिक्लेयर्ड टैरिफ का सिस्टम अभी जीएसटी से हट गया है। तो जीएसटी में है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपका रूम पर नाइट 1,000 रुपए से कम है, पर नाइट आप जो चार्ज कर रहे हो वो 1,000 रुपए से कम है, तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ भी पहुंच जाए तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 900 रुपए ही है, समझो आपका पर नाइट की वैल्यू, तो आपका 1,000 रुपए से नीचे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो दैट इज पर से एग्जेम्प्टेड irrespective of your total turnover which may cross 1 crore also, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका रूम वैल्यू ऑफ सर्विस 1,000 रुपए से ऊपर है, अगर आपने 1,100 रुपया आप चार्ज कर रहे हो पर रूम नाइट का, तो उस केस में अगर आपका टोटल अमाउंट 20 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने ये चीज समझाई। आशीष जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आशीष बोल रहे, अनीश है मेरा नाम, ANIS। सॉरी अनीश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सॉरी, कि आपका एक बार नंबर एवरीवन में चैट बॉक्स में आपका पर्सनल नंबर शेयर कर दीजिए, और कोई को भी कोई आपकी सर्विस की जरूरत हो या फिर आपकी कोई मशवरे की या एडवाइस की जरूरत हो तो वो आपका संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो है चाइनीज हट रेस्टोरेंट की तरफ से जो भरूच में है। तो उनका ये कहना है कि 31 मार्च 2021 तक रेस्टोरेंट है हमारा,
और जब तक हम अंडर कंपोजिशन स्कीम में आते थे उसका ही लाभ बेनिफिट लेते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद हमने 5% जीएसटी लेना शुरू किया है, जबकि हमारा टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं होता है। तो क्या ये हमारा डिसीजन सही है? देखिए, आप कंपोजिशन स्कीम में थे 5% टैक्स पे करते थे और नॉर्मल में भी आपको 5% टैक्स पे करना है, ठीक है। टैक्स रेट 5% ही रहेगा। कंपोजिशन में थे तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे थे, अब आप नॉर्मल स्कीम में आ गए हो तो 5% टैक्स सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए लिमिट 1.5 करोड़ है कंपोजिशन के लिए। तो कंपोजिशन से आप अभी तो बाहर आ चुके हो, आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी पे करना ही है। 5% आप कलेक्ट करके पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं। ओके, एक और क्वेश्चन है, इफ वी बुक टिकट फ्रॉम B2B पोर्टल and give to B2C customer, then what would be GST? B2B supplier not passes commission and give directly GST invoice, then how would calculate it? ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मैं भी कुछ अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन जितना समझ पा रहा हूं ये विरल का क्वेश्चन है। मैं आपको ये वो कोई B2B पोर्टल से टिकट करते हैं, B2B पोर्टल वाले उनको जीएसटी के साथ ही इनवॉइस देते हैं और उसमें कोई कमीशन नहीं देते हैं, और वो टिकट वो B2C को जो देते हैं उसमें उनका जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा? तो अगर वो समझे 10,000 रुपीज का ऑल उन्होंने इंक्लूसिव पे किया है B2B पोर्टल वाले को, और वो टिकट जो है वो अपना 500 रुपीज सर्विस चार्ज ऐड करके 10,500 में देते, तो 10,000 इज द प्योर एजेंट रिइंबर्समेंट और उनको इनवॉइस रेज करना है। 10,000 इज द टिकट चार्ज, 500 इज माय हैंडलिंग चार्ज। तो उस 500 रुपीज पे वो 18% टैक्स चार्ज करे और डिस्चार्ज करे। ग्रेट, काफी अच्छी रीत से आपने समझाया इनको। एक और क्वेश्चन है कि इफ अ होटल इन गुजरात चार्जेस 12% जीएसटी, हाउ मच जीएसटी शुड आई चार्ज टू द क्लाइंट? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये ट्रैवल एजेंट है जो होटल वाले उनको 12% चार्ज करते हैं, तो उनको क्लाइंट को क्या चार्ज करना होगा? देखिए, उन्होंने जैसे बोला कि होटलियर गुजरात में है और ट्रैवल एजेंट भी गुजरात में है, अपने यही तो समझ के चल सकते हैं। हाँ, तो ये 2 ऑप्शन उनके पास। फर्स्टली कि होटलियर ने उसे समझे 10,000 रुपीज प्लस 12% जीएसटी 1,200 रुपया चार्ज किया, मतलब 11,200 का बिल दिया। इन्होंने आगे अगर 11,200 होटल चार्ज और 300 रुपीज हैंडलिंग चार्ज लगाया है तो 300 रुपये पे टैक्स पे कर देंगे। अगर उनको ऐसा नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 10,000 रुपीज पे 1,200 रुपया जीएसटी लगा उसका क्रेडिट ले, और आगे फिर 10,000 प्लस 300 अपना जो कमीशन है वो चार्ज करके 10,300 पे 12% जीएसटी चार्ज करे और डिफरेंस का गवर्नमेंट को पैसा पे करे, 1200 का क्रेडिट ले। 2 ऑप्शन उनके पास है। थैंक यू सो मच अनिश जी। और भी सारे क्वेश्चंस है, लेकिन अभी टाइम लिमिट के बाहर अपने जा रहे हैं, इसलिए हम ये सेमिनार यहीं एंड करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये सेमिनार एंड करें, वेबिनार एंड करें, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो आप अनिश जी को प्लीज पर्सनल में भी मैसेज कर सकते हैं या उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। खास करके अनिश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं यहाँ अदा करता हूँ कि अनिश जी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर किए, और जब भी हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपको बेहिचक दोबारा बुलाएंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं आपसे। और फिर दोबारा ये वेबिनार श्रृंखला हर फ्राइडे 5 PM को हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो अगले भी फ्राइडे को हम ऐसा ही कोई एक सब्जेक्ट लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। शायद ये सब्जेक्ट अभी मैं क्लियर नहीं कह पाऊंगा आपको कि क्या होगा, लेकिन कंपटीशन युग में आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे अपने बिजनेस को कंट्रोल करें या उसको आगे बढ़ाएं, ये एक टॉपिक होगा।
तो प्लीज आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और हर फ्राइडे हमारे साथ 5 बजे आप जुड़े रहें और हम हर फ्राइडे 5 बजे आपके साथ आपके सामने एक नए नए सब्जेक्ट के साथ जो ट्रैवल इंडस्ट्री को लगे हैं वो सब्जेक्ट के साथ उपस्थित रहते रहेंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए, स्वस्थ रहिए। प्लीज हम ये एंड करते हैं यहीं और आपकी स्वस्थता की शुभकामना के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिश जी, वंस अगेन थैंक यू।